द टाइम्स में खुशामदीद। आरएसएस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा फिर शुरू हो चुका है और ये मुतालबा ऐसे मौका पर हो रहा है जब आरएसएस के रहनुमा, बीजेपी के रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग अपने लिए आइडियल रहनुमा मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तल्ख सच्चाई यह है कि उसी सरदार वल्लभ पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी महात्मा गांधी के कत्ल के बाद। जब महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था नाथूराम गोडसे ने, तो उन दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे और उन्होंने आरएसएस पर बाज़ाब्ता पाबंदी लगा दी। आरएसएस को दहशतगर्द संस्था कहा और कहा यही ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है महात्मा गांधी के कत्ल के लिए, देश में हिंसा को भड़काने के लिए, वायलेशन के लिए। और महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो फैसला था बहुत बड़ा फैसला था। चुनांचे आज जब उनकी 150वीं जयंती है और उनके स्टैचू के पास देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जाते हैं, बीजेपी के दूसरे रहनुमा जाते हैं, उनको खराजी अक़ीदत पेश करते हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मुतालबा किया कि बीजेपी को चाहिए कि आरएसएस पर बैन लगाए और मोदी को सीधे सीधे उन्होंने मुखातब किया और कहा मोदी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने लिए आइडियल समझते हैं, उनको रहनुमा मानते हैं, रोल मॉडल समझते हैं, अहमदाबाद में सबसे लंबा स्टैचू उन्होंने बना रखा है, वहां जाकर उन्होंने सलामी पेश की है, तो नरेंद्र मोदी की ये भी जिम्मेदारी है कि वो आरएसएस पर बैन लगाए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को दहशतगर्द संस्था कहा था, आरएसएस पर बैन लगाए थे। लेकिन जो लोग देश के लिए मर मिटे हैं उस पार्टी पे बहुत टीका होती है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, किसी लिए। और आरएसएस के बारे में अगर हम कुछ कहें तो लोग डायरेक्टली हम पे टीका करते हैं। लेकिन मैं सरदार पटेल जी के भाषा में अगर कहूँ या उन्होंने जो कहा था वो बात अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको ये स्पष्ट मालूम होगा। 4 फरवरी 1948 में एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने ये कहा गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। श्याम प्रसाद मुखर्जी को ये पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा और ये भी उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट उनके पास आई थी उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए रिपोर्ट से सिद्ध होता है आरएसएस और हिंदू महासभा खासकर संघ की गतिविधियों के कारण देश में जिस वातावरण का निर्माण हुआ उसी से गांधी जी की हत्या हुई। ये तो मैं उनके शब्दों में कह रहा हूँ और उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और क्यों बैन लगाई गई थी उसको जान लीजिए। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का 1948 में कत्ल कर दिया और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल इसीलिए किया क्योंकि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान के बीच में यूनिटी चाह रहे थे, इत्तेहाद चाह रहे थे। महात्मा गांधी की कोशिशों से भारत का जो दस्तूर बना, आइन बना, तो वो सेकुलर फ्रेम पर बना। यहाँ के आइन को सेकुलर रखा गया और कहा गया
हिंदुस्तान का कोई भी सरकारी रिलीजन और धर्म नहीं होगा। हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी होगी। एक तरफ आरएसएस के लोग भारत को उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि भारत का सरकारी मजहब हिंदुइज़्म होना चाहिए और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना देना चाहिए। महात्मा गांधी ने इसकी मुखालफत की, इसका विरोध किया और कहा हिंदुस्तान का आइन सेकुलर रहेगा, हिंदुस्तान का कोई भी राष्ट्रीय या सरकारी रिलीजन और धर्म नहीं होगा। हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों को, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को यकसा हैसियत हासिल होगी। और ये आरएसएस को बर्दाश्त नहीं था और चुनांचे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का गोली मारकर कत्ल कर दिया। जैसे उनका कत्ल हुआ, सबको इस बात का यकीन हो गया कि आरएसएस इस कत्ल में मुलव्विस है। आरएसएस ने भले इनकार किया, आरएसएस ने कहा नाथूराम गोडसे हमारा आदमी नहीं है, लेकिन सरकार के पास रिपोर्ट थी कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का मेंबर था। आरएसएस की का हाथ इस कत्ल के पीछे, चुनांचे सीधे सीधे आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई। और आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए मल्लिका अर्जुन खड़गे ने मांग की कि पाबंदी लगा दी जाए आरएसएस पर। मल्लिका अर्जुन खड़गे के अलावा और भी कई रहनुमाओं ने, कई लीडरों ने आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग की है। उसमें अखिलेश कुमार यादव का नाम शामिल है, तारिक अनवर का नाम शामिल है, दूसरे रहनुमा का नाम शामिल है और ये सब कह रहे हैं कि आरएसएस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। आरएसएस कैंसर है, देश के लिए खतरा है। और ये मुतालबा ऐसे वक्त में हो रहा है जब आरएसएस देश में अपना 100 साला जश्न मना रही है। आरएसएस का क़याम 1925 में अमल में आया था और इस वक्त साल 2025 है और देश के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में बाज़ाब्ता छोटे बड़े प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाया जा रहा है और आरएसएस एक तरह से अपनी छवि अब सुधारने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस मुल्क के लिए काम कर रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो जानकार है, वो मानते हैं, वो जानते हैं कि आरएसएस ने देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस देश को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर नहीं देखना चाहती थी। वो जानते हैं कि आरएसएस ने हमेशा इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम किया, इसलिए आरएसएस पर बैन लगाने का मुतालबा पहले भी था और अभी भी जारी है। और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौका पर बीजेपी से सीधे सीधे जो मुतालबा कर दिया गया वो सबसे ज़्यादा अहम है। तारीख़ में आरएसएस पर 3 मरतबा पाबंदी लगी है, यानी आरएसएस का जो पूरा इतिहास है, आरएसएस की जो पूरी तारीख़ है वो तकरीबन 100 सालों पर मुश्तमिल है। पहली पाबंदी आरएसएस पर 1948 में लगी, उसके बाद 1976 में इमरजेंसी के दौरान लगी और तीसरी पाबंदी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 1992 के बाद नरसिम्हा राव की हुकूमत ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। और तीनों मरतबा आरएसएस ने कोर्ट में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और इस तरह इन पर पाबंदी हट गई, बैन को हटा लिया गया और दोबारा आरएसएस फंक्शन करने लगा। पहली पाबंदी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही हटा ली थी और इसलिए हटाई थी क्योंकि आरएसएस के रहनुमाओं ने, लीडर्स ने कस्में खाई थी और कहा था हम देश के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, हम एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, लिहाजा आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। और जब ये वादा किया था, कसम खाई थी, तब सरकार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी को हटा दिया था। उसके बाद 1976 में और फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस ने बाज़ाब्ता हलफ दिया कि वो किसी भी तरह की इस तरह की हरकतों में मुलव्विस नहीं रहेगी। लेकिन लगातार आरएसएस के लीडर्स पकड़े जाते हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि तमिलनाडु के एक स्कूल में आरएसएस के वर्कर्स हथियारों के साथ प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए थे। वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और जैसे तमिलनाडु पुलिस को पता चला, तमिलनाडु पुलिस वहां पर पहुंचती है, आरएसएस के वर्करों को डिटेन करती है, उन सबको कोर्ट पहुंचाया जाता है। बाद में जमानत पर उन सबको रिहाई मिल जाती है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि स्कूल में हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, इस तरह की प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। उसके बाद कर्नाटका की हुकूमत ने तो बाज़ाब्ता आरएसएस की शाखाओं पर, एक्टिविटीज़ पर अपने यहाँ पाबंदी लगा दी है। कर्नाटका में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ आरएसएस के लोग अपनी शाखा लगाते थे, वहाँ ट्रेनिंग लेते थे, हथियारों का इस्तेमाल करते थे। और वहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है। सरकार ने कहा कि अब कर्नाटका के सरकारी स्कूलों में स्कूल के अलावा किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देने की इजाज़त नहीं होगी, कोई भी यहाँ किसी तरह की शाखा नहीं लगा सकता है। और कर्नाटका सरकार ने कहा कि 2013 में खुद उस वक्त की बीजेपी हुकूमत का सर्कुलर था जिसमें कहा गया था कि स्कूल में तालीम के अलावा, बच्चों के अलावा किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देने की इजाज़त नहीं होगी, ना स्कूल के ग्राउंड को, उसकी जगह को इस तरह की एक्टिविटी के लिए
इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाएगी। उसी सर्कुलर पर बाज़ाब्ता कर्नाटका की हुकूमत ने अमल करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रियांक खड़गे और कर्नाटका के दूसरे हुकूमत ने कहा ज़रूरत पड़ने पर कर्नाटक में आरएसएस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। उनका यह भी कहना था कि कैबिनेट का जो अगला इजलास होगा तो उसका एजेंडा आरएसएस पर बैन भी हो सकता है। हालांकि बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी की थी। जब कर्नाटक का इलेक्शन हो रहा था तो कर्नाटक चुनाव के दौरान यानी 2023 में कर्नाटक हुकूमत ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बजरंग दल पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। अलग बात है कि अभी तक पाबंदी नहीं लगी है। बहरहाल आरएसएस पर 3 मरतबा इस देश में पाबंदी लग चुकी है, लेकिन आरएसएस से वो जो पाबंदी है कई मरतबा हटा ली गई। पिछले दिनों मैंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था प्रोफेसर अपूर्वानंद का। उसमें आरएसएस का पूरा इतिहास मौजूद है कि कैसे आरएसएस ने झूठ बोला, कैसे आरएसएस ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अगर आपको टाइम मिले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मशहूर दानिश्वर प्रोफेसर अपूर्वानंद का वो इंटरव्यू ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर सुन लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं इन दिनों दिल्ली में मौजूद भी नहीं हूँ, ग्राउंड पर मौजूद हूँ, इलेक्शन कवर कर रहा हूँ और यहाँ से आपको मैं तमाम रिपोर्ट्स भी दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।